मेडिकल लाइन में शुरुआत आपने कहाँ से करी? फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई डॉक्टर था? तो दरअसल ऐसा था कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी, तो हम ओके। लोग का आना जाना होता था हॉस्पिटल्स में। तो बस वहीं से कहीं ना कहीं मेरी इच्छा हुई कि मैं भी डॉक्टर बनूँ आगे। अच्छा, ये जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इससे किस किस चीज़ का इलाज आप कर सकते हैं? उन बीमारियों का मैं बताऊंगा आपको जो लोगों को नहीं पता है। अच्छा, कोई एक ऐसा केस हो जो बहुत ज़्यादा आपको याद आता हो कि आपने आप उसको करा था और बहुत फेमस रहा हो? कि बच्चा जो था वो बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी, उसकी टंग और पूरा नीला रहता था वो, और उसकी सेचुरेशन जो होती थी वो 50-60 रहती थी। आपकी अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी कितने घंटे की हुई है? मैंने करीब 10 घंटे तक किया है। तो ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए बच्चेदानी का ऑपरेशन है, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से पॉसिबल है? तो हम लोग उस ट्यूमर को निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी ब्लड सप्लाई को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे हार्ड केस कौन सा रहा जो बहुत टफ रहा? अपनी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस, मेरे पास एक बच्ची थी, मतलब शी वॉज अराउंड 18 ईयर्स, ठीक है, टीनेजर थी, एंड हर बोथ पेरेंट्स एक्सपायर्ड इन एक्सीडेंट। जैसे आपने लीवर की बात बताई, तो लीवर क्यों बढ़ जाता है लोगों को? स्पेशली जो लोग देसी दारू पीते हैं उन्हें बहुत होता है। एक प्रॉब्लम और भी रहती है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा आ रही है, जैसे पुरुषों में स्पर्म की कमी रहती है, महिलाओं में एज प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये भी रेडियोलॉजिस्ट से कनेक्टेड कहीं ना कहीं रहता है, आप लोग देखते होंगे कि ये क्यों होती है? जो एक डिजीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट घट जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है मेल्स में, 33% ऑफ मेल्स में, मतलब 1/3 मेल्स में यही कारण होता है। अच्छा सर, 30 सेकंड में कोई 5 ऐसे मेथड, यानी जो 5 ऐसे डाउट्स लोगों को रहते हैं, उनको थोड़ी एक तो ये है कि अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। ऐसा ये ज़रूरी कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी है? नहीं। दूसरा है कि आपको यूरिन का प्रेशर होना चाहिए हर अल्ट्रासाउंड में, ये भी कंपलसरी नहीं है। और उसमें ये है कि लोगों को ये लगता है कि जो अल्ट्रासाउंड है उससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चा जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड बट रेडिएशन होता है? रेडिएशन फ्री है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या, स्पर्म पे फर्क पड़ता है मास्टरबेशन से? ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, कुछ चीज़ें और होती हैं सर, जैसे हाइट बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं जो इंटरनेट पे पूछे जाते हैं, या फिर हो गया कि मेरे फेस पे पिंपल आ गए, उनको कैसे सही करा जाएगा, या पेट कम करने के क्या तरीके हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, आरओ कल्चर। आरओ कल्चर है कि जो आरओ वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं, उसमें क्या है, वो मिनरल डेफिशिएंट होता है कई बार। क्या एमआरआई स्कैन में मैग्नेट होते हैं? अगर कोई मान लिया एक कॉइन अगर आप ले गए एमआरआई में, और वो कॉइन इतनी फोर्स से जाके हिट करेगा कि उससे डेथ हो सकती है। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हर साल लोगों को कराना चाहिए? 40 साल तक कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं, सब मार्केटिंग गिमिक है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, जो आप रेगुलर चेकअप कराइए। अगर सर आपको एक दिन का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या फैसले लेंगे? किसी ने अपने 4 से 5 करोड़ रुपए लगाए डॉक्टर बनने के लिए, और वो डॉक्टर बना, तो वो चाहेगा कि उसके जो भी पैसे हैं वो रिकवर हों। अगर एक बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना हो तो कौन सी बीमारी? टीबी। अच्छा सर, ये जो ब्रेस्ट कैंसर आप बता रहे हैं, इसका रीज़न क्या होता है, कॉज क्या होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है? फीमेल यूजुअली इसलिए नहीं करा पाती हैं कि वो वर्किंग है या उनका लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है। अगर एक दिन के लिए बॉलीवुड मूवी में डॉक्टर बनना हो, तो आप कौन सी फिल्म का रोल करेंगे? बॉलीवुड मूवी में डॉक्टर बनना। आज द मिलौर शो के खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर द मिलौर शो में। आज सर से चर्चा करेंगे एक ऐसी तकनीक पे कि बिना चीरे के, बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के कैसे लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया वैभव। तो सबसे पहले तो सर शुरुआत करते हैं कि आप मतलब मेडिकल लाइन में शुरुआत आपने कहाँ से करी? फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई डॉक्टर था, या अपनी खुद की इच्छा हुई कि मेडिकल लाइन में जाना है? मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा ताल्लुक़ शाहजहाँपुर से है, और मैं वहाँ के एक गांव में, मिस्रीपुर मेरे गांव का नाम है, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। तो स्टार्टिंग से फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, दूर दूर तक पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर कोई भी नहीं था। तो दरअसल ऐसा था कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी, तो हम लोग का आना जाना होता था हॉस्पिटल्स में। तो बस
वहीं से कहीं ना कहीं मेरी इच्छा हुई कि मैं भी डॉक्टर बनूँ आगे चल के। और पिताजी आपके फादर क्या करते थे? फादर हमारे जो थे वो उनका बिजनेस था, आलू का स्टोर है वहाँ पर ओके। शाहजहाँपुर में। तो वो बिज़नेस करते थे, वो चाहते भी थे कि मैं बिज़नेस ही में जाऊं, बट मेरी मदर की ये इच्छा थी कि मैं पढूं। तो एमबीबीएस आपने फिर कहाँ से करा अपना? एमबीबीएस मैंने एमयू से किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और ये कब करा था आपने? मैंने 2006 to 12 में किया था एमबीबीएस। ओके ओके, 2012। फिर उसके बाद फिर पीजीआई से आपने एमडी फिर मैंने रेडियोलॉजिस्ट? नहीं, इसमें मैंने रेडियोलॉजी में, मैं बता दूं आपको, मैं स्ट्रेट अवे नहीं जाना चाहता था, पहले सर्जरी लेना चाहता था। ओके, पहले आप सर्जरी लेना चाह हाँ, रहे तो थे। मैंने जब मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस के बाद, तो मैंने कलकत्ता से, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता है 1860 का मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने जनरल सर्जरी ली। ऐसा 1 साल पहले जनरल सर्जरी मैं ली? जनरल सर्जरी ली, 1 साल नहीं, मैंने करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैंने जनरल सर्जरी की। क्लासेस ली? हाँ, जनरल सर्जरी की। जनरल सर्जरी में मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा लेज़ी था और बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं था मैं। तो जब मैं सर्जरी में गया तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा मुझे शेड्यूल वहाँ का, तो मैंने सर्जरी छोड़ के रेडियोलॉजी ले ली। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया, मतलब जनरल सर्जरी बहुत हेक्टिक लगा कि यार उसको छोड़ो, रेडियोलॉजी ले जाए। फिर मुझे कुछ चाह, दिन बाद आपने चेंज कर लिया? हाँ, मैंने 2 हफ्ते बाद सेकंड काउंसलिंग में, पीजी में काउंसलिंग होती है, ओके। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, तो आप थर्ड काउंसलिंग तक चेंज कर सकते हैं। तो आपने एमडी रेडियोलॉजिस्ट अपना कहाँ से करा? फिर मैंने पहले डीएमआरडी किया, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, फिर मैंने डीएनबी रेडियोलॉजी किया डीएनबी रेडियोलॉजी, मैक्स साकेत से। मैक्स साकेत से। मैक्स साकेत से। और फिर पीजीआई का सफर सर आपका? फिर पीजीआई का सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊं कि मेरी 2 ख्वाहिश थी। एक तो ये थी कि मैं इंटरनेशनल कुछ ब्रांच, मतलब सर्जिकल ब्रांच करूं, ठीक है। दूसरी मेरी ये थी कि मैं पीजीआई या एम्स से कोई कोर्स करूं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं अपनी कंट्री के। तो ये हुआ कि मैं सिर्फ, मुझे पीजीआई जाना था और वहाँ से कुछ करना था, ये नहीं था कि मैं इंटरवेंशन में ही जाना चाहता था तब तक। फिर मैंने डीएनबी के बाद पीडीसीसी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की एसडीपीजीआई लखनऊ से। तो जब मैं एसडीपीजीआई गया तब तक भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन के बारे में नहीं जानता था, और मेरी ये नहीं थी कि मैं इंटरवेंशन में जाऊँ। बट वहाँ पे मैंने कुछ केसेस ऐसे किए कि उसके बाद मेरा ये मन हुआ कि नहीं, इसी में करियर बनाना है। नहीं, बट ये तो आपको बहुत लेजी नहीं लगता था? मतलब ऐसा तो नहीं लगता था बहुत हैक्टिक हो यार बहुत? क्योंकि इसमें भी रहता है ना कि इसमें सर्जरी का क्या है कि आपने एक सर्जरी करी, फ्री हो गए। रेडियोलॉजी में क्या है कि बैक टू बैक पेशेंट आता रहता है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज जस्ट लाइक सर्जरी। ये भी हैक्टिक है, बट इसमें लेबर वाला काम नहीं, इसमें दिमाग वाला काम ज़्यादा है। तो एमएस सर्जन आपको लगता है कि लेबर वाला काम करता है? ये है कि इसमें आपको, कहीं ना कहीं आपको बहुत नॉलेज चाहिए, आपको इमेजिंग की पूरी नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ नहीं, आपके कुछ दोस्त यार भी जनरल सर्जरी में होंगे, आप बोल रहे हैं कि बहुत लेबरी वाला काम रहता, तो बाद में मैसेज आपको ना करे कि भैया कौन सा लेबरी वाला काम करता है यार, हम लोग भी डॉक्टर है। पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मेरे लिए, मेरी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो, वो उनके पर्सपेक्टिव से कम अच्छी हो। अच्छा, ये बताइए सर, सीटी, एमआरआई, या आप आज की डेट में पेट स्कैन भी आ गया है, या आपका अल्ट्रासाउंड, इसमें बीमारियों का, जैसे अगर आपने सीटी करा लिया या एमआरआई करा लिया या पेट स्कैन करा लिया, तो अगर सेम बीमारी है तो सेम वैसे ही पता चलता है कि, या इसको और तरीके से समझ में आता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है? देखिए, आज भी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डॉक्टरी है, जैसे कि मरीज़ को बैठा के उससे पूछना, उसको एग्जामिन करना, उसकी वैल्यू अभी भी है। इमेजिंग से या जांचों से हम कंफर्म करते हैं, जो एक डॉक्टर सोच रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो एग्जैक्ट पता चल जाता है हमें। दिस इज जस्ट अ फोटोग्राफ ऑफ योर इनसाइड बॉडी, कि आपको अंदर दिख जाता है कि यार ये चीज़ है। तो ये बेनिफिट है कि अब अंधेरे में तीर नहीं चलता है। अच्छा सर, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और ये रेडियोलॉजी, ये ये दोनों आम है, सेम है कि दोनों में बहुत अंतर है? देखिए, रेडियोलॉजी में दो डिवीज़न हो गए हैं आजकल। एक हो गया डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, एक हो गया इंटरवेंशन। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में
रेडियोलॉजी की जो मेथड्स हैं जैसे सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनके ये द्वारा नॉर्मल रेडियोलॉजी में अपना आ गया। इनके द्वारा हम अगर कोई बीमारी की जांच करते हैं या पता करते हैं कि बीमारी है कि नहीं, डायग्नोस करते हैं, तो इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी होगा कि अगर हम इन्हीं के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम कोई प्रोसीजर करें बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। अच्छा, ये जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इससे किस किस चीज़ का इलाज आप कर सकते हैं और किस चीज़ का इलाज आप नहीं कर सकते हैं? इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। उन बीमारियों का मैं बताऊंगा आपको जो लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है या लकवा मारा है, तो हम लोग उस जो थक्का जमा है उसको हम निकाल सकते हैं, नसों के अंदर से तार डाल के उसको निकाल सकते हैं बिना ऑपरेशन के, एक्सरे में देख के या कैथ लैब में। तो एक तो ये है। दूसरा है कि ये तो ब्रेन की बात आपने कर ली कि ब्रेन में आप ये कवर कर ब्रेन सकते की हैं। होगी। दूसरा हो गया कि बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी नस को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो जो नस फट गई है या ब्लीड कर रही है, उसको हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से बंद कर सकते हैं, बिना चीरे बिना टाके के ऑपरेशन करके। और उसी दिन या उसके अगले दिन हम छुट्टी भी कर सकते हैं पेशेंट की। नॉर्मली ऐसे मरीज़ महीने महीने भर हॉस्पिटल में रहते थे। नहीं सर, हम लोग जैसे सुनते हैं ना, जैसे गांव में कहन कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई डेंगू के टाइम, ख़त्म हो गए वो लोग, तो क्या डेंगू पॉसिबल है इससे सुरक्षित करना, कि या सर्जरी तक ही सीमित है ये? नहीं, डेंगू से मतलब ये है कि डेंगू में तो ब्लीडिंग प्लेटलेट की कमी की वजह से होती है। नहीं, तो वो भी पेट के अंदर ही होती है सर ना? हाँ, लेकिन उसमें नस नहीं फटती है, ओके। उसमें प्लेटलेट की कमी होती है और ब्लीडिंग होती है। तो उसमें तो प्लेटलेट चढ़ाएंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी नस फट गई पेट की, अब ब्लीड कर रही है, पेट में खून भर रहा है तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। अच्छा, उसको आप लोग उसको बंद कर सकते हैं। या कभी किसी को अल्सर है पेट में और अल्सर के अंदर नस फट गई, या फिर कई बार जैसे लीवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, तो उसमें नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या मतलब इसकी कोई एज लिमिट होती है कि भाई इतनी एज तक आप कर सकते हैं, या न्यूबॉर्न बेबी में भी कर मुझे सकते याद हैं? है अभी हमने अपना पिछले साल एक बच्चा किया था, जस्ट 1 महीने का बच्चा था, उसकी लंग्स की यानी फेफड़े की नस फट गई थी, और निमोनिया के कारण उसकी फेफड़े की नस फट गई थी और वो ब्लीड कर रहा था। बच्चा 1 किलो का था और वो जब भी ब्लीड करता था, वो हर बार में 30-40 ml उसका ब्लड निकल जाता था। जब भी क्या करता था? जब भी ओके, उसका ब्लीड करता था। जब भी ब्लीड मुंह से आता था, ब्लड आता था, तो वो 30-40 ml ब्लड आता था। ओहो। तो उसकी हम लोगों ने नस बंद करी थी, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और अभी जो है वो मतलब 6 महीने का होगा, बिल्कुल फिट हो गया। अच्छा, ये मतलब जो इंटरनल चीज़ें न्यूबॉर्न में भी अगर है तो वो भी इससे आप कवर कर सकते हैं? न्यू बॉर्न से लेकर एल्डरली तक। इसमें कोई बेसिकली क्या है कि इसमें हमें एनेस्थीसिया देना नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया देना नहीं है, क्योंकि बच्चों में या एल्डरली में मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एनेस्थीसिया के होते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया तो देते होंगे सिर्फ आप? सुन करके हम लोग करते हैं सारे प्रोसीजर्स, क्या मोस्ट ऑफ क्या करके? अच्छा, सुन करके लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में। तो वो तो हम बच्चे में भी दे सकते हैं, बड़े में भी दे सकते हैं। तो इस वजह से इसकी कोई एज से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा सर, ब्रेन स्ट्रोक और फॉलिस, इन सब में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का क्या असर होता है? मतलब आप कितने घंटे में क्योर कर सकते हैं पेशेंट को? इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट और बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट ये आया है कि हम लोग जो ब्रेन की नसें ब्लॉक हुई हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है या फालिश पड़ी है, उन नसों को हम खोल सकते हैं। तो पेशेंट कितने घंटे में आपके पास आ जाए? उसका एक विंडो पीरियड 6 से 12 घंटे में अगर पेशेंट आ जाता है, मतलब जितनी जल्दी आए और जितनी जल्दी हम खोलेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बट 12 घंटे तक भी हम इसको कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये हम कर सकते हैं। ओके, मतलब पेशेंट आपके पास आएगा तो 6 घंटे में उसको या 12 घंटे में उसको कवर कराया जा सकता है? हाँ, मतलब ये है कि उसका जो फालिश है, जैसे हाथ पैर नहीं चल रहा है या बोल नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल ठीक अच्छा, ये पढ़ता क्यों है? पहले तो यही जानना जरूरी है कि आता क्यों है। ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन की नस में कोई क्लॉट फंस जाने से क्या होता है कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो 8 मिनट जो है, 8 मिनट में ब्रेन के सेल्स डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे ही उसकी ब्लड सप्लाई बंद होगी। और 12 घंटे के बाद ये ऑलमोस्ट फिर परमानेंट हो जाती है। तो अगर हम इस ड्यूरेशन में उसको
रीस्टैब्लिश का मतलब उसकी ब्लड सप्लाई फिर से हम खोल दें, तो क्या होगा कि उसके जो सेल्स हैं वो बच जाएंगे। तो जो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं आदमी के या ज़बान, वो ग्रेजुअली जो है उसकी धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी और बिल्कुल आदमी चलने फिरने लगेगा, बोलने लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। क्या फिर ये रिपीटेड होता है? ये भी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रोक हुआ तो उसके क्या कारण थे, हार्ट की वजह से था या कैरोटिड की वजह से था, तो जो अंडरलाइंग कारण है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक करें ताकि दोबारा ना हो। अच्छा, क्या ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में हर बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है कि मतलब गिने चुने ही जगह उपलब्ध है? हर बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती है ये। हम्म। मतलब मान के चलिए 200-250 बेड के जो भी हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें ये सुविधा उपलब्ध रहती है। तो इसको मतलब इस सुविधा के लिए कैथ लैब होना कंपलसरी कैथ रहता लैब है हॉस्पिटल में? कैथ लैब ज़रूरी है, जो बड़े केसेस हैं उसके लिए ज़रूरी है। छोटे केसेस के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से भी काम चल जाता है। अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन अगर है उस हॉस्पिटल में उससे भी हम तो लोग उससे संभव हो जाता है। अच्छा, रेडियोलॉजी में नई तकनीक कौन कौन सी आ रही है? जैसे पेट स्कैन का आपने बात करी, क्योंकि आप रेडियोलॉजी से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो उसमें और कौन कौन सी नई तकनीक आ रही हैं? पेट स्कैन आई है अभी, एक आया है पेट सीटी गाइडेड बायोप्सी आ गई है कि ये पेट। क्या होता है? अच्छा, गाइडेड बायोप्सी। अभी तक हम लोग सिटी गाइडेड बायोप्सी करते थे, अब पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी भी कर रहे हैं कि पेट सिटी में देखकर बायोप्सी करें। उसके अलावा पेट एमआरआई आ गया है जो बहुत कम जगह अच्छा सर, अवेलेबल ये है। पेट स्कैन होता क्या है? बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम लोग आम भाषा में क्या जानते हैं भाई, सिटी स्कैन जान गए, सिटी स्कैन के ऊपर एक एमआरआई जान गए, लेकिन पेट स्कैन हमें लग रहा हाल ही फिलहाल अभी 2 4 5 सालों में ही बहुत फेमस हुआ है। पेट स्कैन में बेसिकली नॉर्मल जैसे सीटी होता है उसी तरीके से स्कैन किया जाता है, मशीन भी सीटी की होती है और साथ में उसमें इनबिल्ट होता है जो पेट होता है, उसमें बेसिकली हम लोग कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करते हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं। कंट्रास्ट। हाँ, वो हम्म। नॉर्मली हम लोग कॉन्ट्रास्ट देते हैं, हम्म। पेट सिटी में हम लोग रेडियो एक्टिव कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ओके। रेडियो एक्टिव कॉन्ट्रास्ट जो है वो ट्यूमर्स जो होते हैं, कुछ स्पेशल ट्यूमर्स जो भी होते हैं वो लेते हैं, उसको अपटेक ज़्यादा लेते हैं, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ यहाँ ट्यूमर है। वो सिटी में भी दिखेगा बट पेट सिटी में और बेहतर दिखता है। अच्छा, कोई एक ऐसा केस हो जो बहुत ज़्यादा आपको याद आता हो कि आपने उसको करा था और बहुत फेमस रहा हो उत्तर प्रदेश में? एक छोटा बच्चा था करीब 8-10 साल का, उसके फादर जो थे वो बहुत एक्सट्रीमली मतलब पैसे की कमी थी, मौज़िन थे मस्जिद के, और बच्चे के साथ ये हो रहा था कि बच्चा जो था वो बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी, उसकी टंग और पूरा नीला रहता था वो, और उसकी सेचुरेशन जो होती थी वो 50-60 रहती थी, जो पल्स ऑक्सीमीटर में सेचुरेशन आती है वो 60 से ऊपर नहीं जाती थी, SpO2। तो उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया गया तो उसमें जो है नसों के बड़े बड़े गुच्छे मिले हमें लंग्स के अंदर। उससे क्या हो रहा था कि सारा ब्लड जो था वो लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बजाय डायरेक्ट शंट हो जा रहा था अवे फ्रॉम लंग, तो उससे बच्चे की ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता था। ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता था तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, ग्रोथ रुकी हुई थी, बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने उसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से कॉयलिंग एक प्रोसीजर होता है, उसको हम लोगों ने कॉयल से बंद किया। तो जब पहली बार बंद किया तो उसका ऑक्सीजन जो था 80 के अराउंड आ गया। जब फिर हम लोग ने एक बार और ये प्रोसीजर रिपीट किया तो उसका अभी करंटली 90 के ऊपर है, उसका ब्लूइश वो ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ होती है कि ना छोटे बच्चों से माँ बाप को बहुत अटैचमेंट होता है, आपको भी अटैचमेंट होता है, तो जब वो ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस खुशी को नहीं बयान किया जा सकता। अच्छा सर, आप लोग जो ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन कैसा होता है? सर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है कि सर्जिकल तरीके से करते हैं? इसमें क्या बहुत बिना कुछ कट लगाए कैसे करके करते हैं? हाँ, इसमें हम लोग कोई कट और सूचर नहीं देते हैं, इसमें एक पेन की नोक के बराबर एक होल करते हैं, उससे हम एक गाइड वायर कहते हैं, एक वायर ले कितने जाते हैं। mm का वायर होता है आपका? मतलब आप मान के चलिए 1 mm या उससे भी पतला, उससे भी पतला वो वायर नसों में जाता है? नसों के अंदर से जाता है। स्पेशली जब हम लोग ब्रेन के केसेस करते हैं तो उसमें और पतला वायर ले जाते हैं और सॉफ्ट वायर ले जाते हैं, ताकि कोई इंजरी ना हो उसके अंदर, ट्रॉमा ना हो। अगर हम मोटा वायर ले जाएंगे तो इंजरी हो सकती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वेसल या जिस नस में हमें जाना है उसके हिसाब से हम वायर
चूज़ करते हैं। अच्छा सर, ये जब सर्जरी आप करते होंगे तो खुद के लिए भी बड़ा बहुत हेक्टिक होता होगा। अगर आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में यार हेक्टिक था तो मैं एमएस छोड़ दिया, एमएस सर्जरी छोड़, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा हेक्टिक लगता है क्योंकि बहुत पतला सा वायर, फिर उसको ले जाना, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई समस्या ना हो। इसमें इंटरेस्ट बहुत आता है मुझे इस काम में, इसलिए मैं कर लेता हूँ 6-6 घंटे खड़े रह के। 6-6 घंटे खड़े होके आप करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपकी अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी कितने घंटे की हुई है? मैंने करीब 10 घंटे तक किया है। 10 घंटे? हाँ, और किस चीज़ इवन की? मैं मान के चलिए मतलब एक दिन नहीं हुआ तो अगले दिन फिर किया, मतलब ऐसे भी होता अच्छा, है। 10 घंटे आपने इधर दिया, फिर अगले दिन फिर समय। अगले दिन फिर से उसी पेशेंट में लगे रहे, लेकिन फाइनली जब केस हो जाता है, जब सक्सेस हो जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है। जैसे और मतलब आपको अब किसी को ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, उसको सर्जिकली ठीक नहीं किया जा सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस नस तक पहुंच जाएं और उस नस को बंद कर दें तो पेशेंट बच सकता है। और आप उस नस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक बंद, क्योंकि नसें बहुत घूमी हुई होती हैं अंदर। मेन जो प्रॉब्लम आती है अंदर ही अंदर, नस के अंदर से एक से दूसरे के अंदर पहुंचने में दिक्कत आती है। तो जब उसमें अगर आप पहुंचेंगे नहीं, बंद नहीं कर पाएंगे, पेशेंट मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो सर वो जो वायर होता है, वायर अंदर जाके क्या मतलब सूचरिंग करता है वो? वायर को अंदर ले जाके उसके वायर के ऊपर से एक पतला सा ट्यूब होता है, उसको कैथेटर कहते हैं। कैथेटर के अंदर से हम लोग ग्लू होता है, कई चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग बंद करते हैं नस को। ग्लू से करते हैं या कॉयल डाल के करते हैं। उससे क्या होता है, ब्लड जम जाता है वहाँ पर। ब्लड जम जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। और जो ब्लड जमा होता है उसको क्या बाहर भी निकालते होंगे उसी वायर से, नहीं, जो कि वो उसी के अंदर रहता ब्लड है? जमा दिया है तो वो बॉडी फिर हील कर लेती है। अच्छा, हील कर लेती बॉडी खुद ही? सबसे बड़ा तो ऑटो हील होती है। मोस्ट ऑफ द डिजीज आपको बस पुश करना होता है एक छोटा सा, ओके, बाकी तो बाकी हीलिंग, बॉडी काम करती खुद ही। बाकी तो ऊपर वाले ने बॉडी बनाई है। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बहुत सिमिलर लग रही है, जैसे लैप्रोस्कोपी भी कुछ इसी टाइप का होता है कि बिना उसके कट करे हुए आप सर्जरी करा सकते हैं, तो फिर ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? ये दोनों डिफरेंट ऐसे हैं कि लेप्रोस्कोपी में स्किन पे कट नहीं लगता है, लेकिन अंदर कट भी लगता है, सुचल भी लगता है। अंदर जाके उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी से दूरबीन कहते हैं, उससे जो है कट भी लगता है और सूचर भी लगता है। लेकिन हमारी जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इसमें कट और सूचर है ही नहीं कहीं पर। तो इसमें बेसिकली हम लोग दूरबीन में देखने के बजाय हम लोग एक्सरे पर या कैथ लैब में या सीटी में देख कर प्रोसीजर करते हैं। तो क्या मतलब ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए बच्चेदानी का ऑपरेशन है, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से पॉसिबल है? है, जैसे फाइब्रॉइड्स होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, या मतलब फिर आप निकालेंगे उसको, अलग कर देंगे, कि उसको रिपेयर कर देंगे? नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है या रसौली जिसे कहते हैं यूट्राइन की, तो हर ट्यूमर की एक ब्लड सप्लाई होती है जिससे उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे वो ग्रो कर रहा है। अगर आप उस ब्लड सप्लाई को बंद कर दें तो वो श्रिंक कर जाएगा और बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी धीरे धीरे करके अगले 6-8 हफ्ते में। तो हम लोग उस ट्यूमर को निकालेंगे नहीं, हम सिर्फ उसकी ब्लड सप्लाई को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अंदर ब्लड सप्लाई ख़त्म कर दी तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो श्रिंक कर जाएगा। तो उससे तो सर फिर कैंसर का भी इलाज संभव है जहाँ तक? कैंसर का इलाज है, हम लोग लिवर कैंसर का स्पेशली इस तरीके से इलाज करते हैं। उसमें हम लोग नस भी बंद करते हैं ट्यूमर की, और हम लोग कीमोथेरेपी भी देते हैं। अब हमारे कीमोथेरेपी देने में ये फ़र्क होता है कि हमने सिर्फ उस ट्यूमर की नस में ही कीमोथेरेपी दी है, उसका पूरी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। साइड इफेक्ट नहीं जाएगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई बाल नहीं झड़ेंगे, कोई हार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बट ये आम कीमो से सस्ती रहती है कि महंगी रहती है? जैसे नॉर्मल कीमो कोई लगवाता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये का डिस्चार्ज होकर निकल जाता है, ये महंगा रहता है कि सस्ता पड़ता है? ये थोड़ा सा मतलब जो सामान यूज़ करते हैं हम लोग, कैथेटर और गाइड वायर, वो कॉस्टली होता है। मतलब वो मान के चलिए आप 40-50 हज़ार का पड़ता है एक कीमो? हाँ, एक कीमो में। तो हम लोग का प्रोसीजर 1 लाख में होता है ये। हम्म। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स की। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो गाइड वायर्स हैं या जो सामान है, वो कॉस्टली होता है। वन टाइम ही यूज़ करते हैं? और वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम रीयूज़ कर नहीं सकते। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में जब नस फट जाती है, एन्यूरिज्म उसको बोलते हैं, तो हम लोग जब उसको बंद करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 4 से 5 लाख। ओह,
और ओपन सर्जरी करा के आप उसको करेंगे तो 1.5 से 2 लाख में हो जाएगा आपका। तो मेन जो डिफरेंस है वो प्रोसीजर चार्ज तो उतना ही होता है, 50,000 या 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होता। मेन है कि जो हम 3-4 लाख उसमें कॉइल लग जाता है, अच्छा, कॉइल लग जाता है, कॉइल लग जाता है सामान। लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि ओपन बॉडी ओपन नहीं होती, ये इसका सबसे मतलब वो बड़ा जो प्लस 3 लाख एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो वर्थ है, वर्थ है, आने वाले समय के लिए आप क्योंकि सुरक्षित रहेंगे। आपका आईसीयू चार्ज बच जाएगा। भाई जो पेशेंट 10 दिन आईसीयू रहना था वो 2 दिन में चला जाएगा, तो आपका वहाँ बच गया पैसा। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे आईआर प्रोसीजर से, मतलब टोटल कॉस्ट वर्सेस प्रोसीजर कॉस्ट। अच्छा, जो फिर हार्ट की सर्जरी होती है तो ये भी फिर पॉसिबल होगी, क्योंकि हार्ट में भी अब बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं जो बिना उसके हो जा रही हैं, जैसे वॉल्व चेंज। पहले पूरा खुल के होता था, हाँ, अब नॉर्मल नस के थ्रू वॉल्व लगा दिया जाता है। उसमें कितना टाइम लगता है? आधा 1 घंटा, आधा 1 घंटा। और नॉर्मल सर्जरी में कितना समय लगता था? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सर इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है, लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि एक तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बहुत कम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया 100 लोग होंगे। ओके। दूसरा जहाँ ये हम लोग कर सकते हैं जैसे कैथ लैब, उसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है, कैथ लैब बहुत कम हॉस्पिटल्स में है। तीसरे महंगा है थोड़ा, और चौथे बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको पता नहीं है, या डेलिबरेटली पेशेंट्स जो हैं वो नहीं रेफ़र करते हैं। अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की, अगर अवेयरनेस लोगों को हो जाए, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति के पास तो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस इसको भी कवर कर सकता है आराम से। हाँ इंश्योरेंस कवर्ड है। कुछ चीज़ों में आई है अवेयरनेस, जैसे मैं बताऊँ अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तब में और अब में ये फ़र्क, मुझे 8-10 साल हो गए हैं इसको प्रैक्टिस करते हुए। तो आज के केस में जैसे वेरिकोज वेन्स हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं पैरों की नसों में गुच्छे बन जाना। तो अब डायरेक्ट पेशेंट आते हैं हमारे पास। सर, अगर इसको आसान शब्दों में आपसे पूछा जाए तो आप आसान शब्दों में क्या बताना चाहेंगे, जिससे लोग, गांव के लोग भी समझ जाएं, शहर के लोग भी समझ जाएं कि ये क्या है, और इजी वे में अगर इसको समझाना चाहें कम शब्दों में? इसमें एक ही लाइन में अगर आप समझाना चाहें तो ये सर्जरी है, बिना चीरे टाके की सर्जरी। इसमें कोई चीरा टाका नहीं लगेगा, कोई बेहोशी नहीं है, सुन करके सारा मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स किए जाते हैं, सेम डे छुट्टी की जाती है, जल्दी रिकवरी होती है। और यही सबसे अच्छा तो यही है मरीज़ के लिए कि वो जितनी जल्दी फिट होगा उतना जल्दी वो अपनी एक्टिव लाइफ में। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा, कुछ मरीज होते होंगे तो डरते होंगे टेस्ट करवाने में इसके, तो उनको कैसे समझाते हैं आप, क्योंकि अवेयरनेस तो है नहीं लोगों के पास इस चीज़ को लेके? तो उनको कई बार हमें अपने दूसरे पेशेंट से मैं बात करा देता हूँ, दूसरे पेशेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ कि इनका ऐसा था, देखो इनका ऐसा हो गया, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी इस तरीके से। तो लोग समझते हैं। दूसरे आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मैं बोल देता हूँ कि आप देख लीजिए, तो इस तरीके से लोग समझ जाते हैं और प्रोसीजर्स के लिए तैयार होते हैं। लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर से जैसे नसों को लेके और कैंसर को लेके? लोगों के लिए मतलब मेरी यही सलाह रहेगी कि अपनी डाइट्स पर ध्यान दें, अपनी रोज़मर्रा की एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और कोशिश करें कि आपको बीमारी हो ही ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पुरानी कहावत है। और 40 के बाद 45 के बाद अपना रूटीन चेकअप हर साल कराते रहें। अच्छा, कोई ऐसे 5 आसान टिप्स आप बता दी जिसको लोग डेली फॉलो कर सके, फिर भी अपना थोड़ा सा बचे रहे इन सब चीज़ों से, कैंसर हो गया या फिर आने वाली और जो चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे थोड़ा बचे, जिसकी वजह से कैंसर कम हो सके? सबसे पहले तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, ये सब बिल्कुल बंद करें। लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसको रोक थोड़ा ना सकते हैं? जैसे आज की डेट में तो क्या है कि आप बाहर निकलिए, आप भले ना करो लेकिन पास वाला तो कर ही रहा है। तो उसमें तो ऐसे विचित्र प्राणियों को कैसे रोका जाए? खुद ही हट जाए वहाँ से। दूसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज रेगुलर, आधे घंटे सप्ताह में कम से कम 5 बार, आधे घंटे योगा, मेडिटेशन। और एक अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक क्लोज ग्रुप बनाएं, फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का या किसी का भी, जिनके साथ आप ना अपनी सारी परेशानियों को भूल कर सब कुछ, स्ट्रेस बस्टर ग्रुप जिसे कहते हैं,
ओके। वो ज़रूरी, क्योंकि लोग अब तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो कैंसर का तो नहीं पता मुझे स्ट्रेस से बढ़ता है, लेकिन कार्डियक ज़रूर बढ़ता है। तो वो एक स्ट्रेस बस्टर ग्रुप ज़रूरी है। तीसरा तो ये है। और चौथा? और चौथा है कि आप रेगुलर चेकअप कराइए। और पांचवा है डाइट, अच्छी डाइट लीजिए। कोई भी बहुत सारे जैसे फैट है उसको अपने डाइट में आप कम लीजिए, या रेड मीट है उसका सेवन कम करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करके आप बीमारियों से डेली डाइट में क्या खाना चाहिए आम लोग जो खा सकते हो आराम से? डेली डाइट में जो आपकी कल्चरल हैबिट्स के हिसाब से हो, बस उसमें ये है कि आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स, सैलड है, वेजिटेबल्स हैं, ये लें, मतलब एक बैलेंस डाइट लें। हाँ, ऐसा जिससे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक फ्रूट ही, जैसे कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो ऐसा नहीं है। आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी कल्चरल हैबिट्स के हिसाब से बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे हार्ड केस कौन सा रहा है जो बहुत टफ रहा हो, जिसको लेके आप बहुत परेशान हुए हो, फिर बाद में उस आपने सक्सेसफुली तरीके से उसको कर दिया हो? अपनी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस, मेरे पास एक बच्ची थी, मतलब शी वाज अराउंड 18 ईयर्स, ठीक है, टीनेजर थी, एंड हर बोथ पेरेंट्स एक्सपायर्ड इन अ एक्सीडेंट। ओह। तो वो बच्ची के मामा जी सारा उसका इलाज करा रहे थे। तो उसका था कि उसकी गर्दन की नस फट गई थी, जो नस ब्रेन को सप्लाई करती है। ओके। तो अब उसमें ये था कि उसको ब्लीडिंग को भी बंद करना है, और ब्रेन पे भी कोई इफेक्ट ना आए, मतलब उस ब्लड सप्लाई को बंद करके ब्रेन की सप्लाई हैम्पर नहीं होना चाहिए, वरना उसको फालिश हो जाएगी। तो उसको हम लोगों ने किया था। और अब वो बच्ची आती है मेरे पास, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन उसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, मतलब कितना टाइम लग गया था? मुझे उसमें कम से कम 7-8 घंटे लग गए थे। अच्छा, 7-8 घंटे की 7-8 सर्जरी घंटे। थी। और वो फट कैसे गई थी नस? उसको कॉज क्या था? उसका कॉज ये था कि उस बच्ची को टीबी हो गई थी। टीबी का ट्रीटमेंट ले रही थी वो बेसिकली। तो जो पस होता है टीबी का, वो कई बार आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उसको खा जाता है। तो जो नस थी ब्रेन की, वर्टिब्रल आर्टरी उसे कहते हैं, उसको खा गया था, उसकी वॉल को, तो उससे ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, क्या टीबी का इलाज इससे संभव नहीं है? टीबी के इलाज में ये सहयोग करती है, लेकिन दवा तो टीबी की ही खाना पड़ेगी। हम्म। सहयोग इन द सेंस के, नहीं, जहाँ से टीबी जनरेट हो रही हो, जाहिर सी बात बॉडी में कहीं ऐसी कोई जगह होगी जहाँ से टीबी जनरेट हो रही, उसी चीज़ को ब्लॉक अगर जैसे कर मैं दें। कहूँ, उस बच्ची में उस नस को फटने से बचाया जा सकता था अगर जो पस था उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख के सुई डाल के निकाल देते, तो हो सकता है उसकी नस ना फटी होती और वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं पहुंची होती। तो वहाँ पे रोल है कि अगर कहीं पे पस आ गया है तो उसको निकालना है विदाउट एनी सर्जरी, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, लोग आपके पास कॉमन समस्या कौन सी लेकर आते हैं, जो डेली कॉमन समस्या सब लोग लेकर आते हैं कि ये प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा लोग आते हैं हमारे पास लिवर एब्सेस लेके, हम्म। लिवर में पस आ जाता है, या फिर वेरिकोज वेंस लेके, या फिर बायोप्सी कराने आते हैं लोग, ट्यूमर, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, उनका ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि बिना सर्जरी के हो जाए। स्पेशली अनमैरिड फीमेल्स हैं तो वो नहीं कराना चाहती सर्जरी। तो उस चीज़ को कैसे, जैसे आपने लीवर की बात बताई, तो लीवर क्यों बढ़ जाता है लोगों का? लीवर में पस आ जाता है बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से। तो ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 किस कंडीशन के बाद रहता है? पस बेसिकली आता है एक तो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, कहीं आपने इधर उधर गंदा पानी यूज़ किया, इन्फेक्टेड पानी, तो उससे आता है। स्पेशली जो लोग देसी दारू पीते हैं उन्हें बहुत होता है। मतलब अंग्रेजी वाले सेफ हैं? पानी का फ़र्क है। मतलब अंग्रेजी वाले सेफ हैं? पानी उसमें गंदा, कई बार इतना ध्यान नहीं होता है देसी दारू में। या आप लोग तो अल्ट्रासाउंड भी जाहिर सी बात करते होंगे, तो देखते होंगे सबके मोस्टली आज की डेट में फैटी लीवर फैटी लीवर, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। ये फैटी, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ फैटी लीवर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अल्कोहल भी नहीं लेते उसके बाद भी फैटी प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। देखिए फैटी लीवर अगर आपका विदाउट एनी डिरेंजमेंट ऑफ लिवर इंजाइम्स है, कि इंजाइम्स नॉर्मल हैं, तब वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कई बार जेनेटिक भी होता है,
अच्छा, जेनेटिक भी हाँ, होता है ये चीज़। लेकिन अगर वो फैटी लिवर आपके लिवर को गड़बड़ कर रहा है, यानी लिवर के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तब उसको ट्रीट कराना ज़रूरी होता है। और आजकल आप जानते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सेस ऑफ जो हम लोग खाना पीना कैं ये सब ले रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं, घर का बना हुआ नहीं खा रहे हैं। स्पेशली जो ये कैन फूड है, या जो हाई फैटी जैसे चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक है, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फैटी एक लिवर। प्रॉब्लम और भी रहती है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा आ रही है, जैसे पुरुषों में स्पर्म की कमी रहती है, हाँ महिलाओं में एज प्रॉब्लम्स रहती है, हाँ तो ये भी रेडियोलॉजिस्ट से कनेक्टेड कहीं ना कहीं रहता है, आप लोग देखते होंगे जी। कैसे, ये क्यों होती है, इसका क्या प्रॉब्लम रहता है? देखिए, जो स्पर्म काउंट है हम्म, वो आ, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके सबसे इम्पोर्टेंट है खाने पीने के, उस पर डिपेंड करता है, आपके सोने पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट घट जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है मेल्स में, 33% ऑफ मेल्स में, मतलब 1/3 मेल्स में यही कारण होता है। 100 में से 33 देखिए, मेल मैंस को भी प्रॉब्लम है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनफर्टिलिटी में 33% वुमेन कॉजेज़ होते हैं, 33% मेल कॉजेज़ होते हैं, 33% अननोन कॉजेज़ होते हैं। जो ओके। 33% मेल्स में कॉजेज़ हैं, उसमें से भी 33% में वेरिकोसील होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है लो स्पर्म काउंट के लिए। वेरिकोसील क्या होती है कि जो उसके स्पर्म टेस्टिस के चारों तरफ नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उसको वेरिकोसील कहते तो हैं। ये भी इससे सही कर सकते हैं, हाँ, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी से और ये भी सही 2 हो जाएगा? घंटे में पेशेंट आएगा और चल के घर जाएगा। तो ये जो लोग आईवीएफ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है आईवीएफ की जगह आपके पास आना चाहिए ना? आईवीएफ में मतलब सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो सर्च करे कि कॉज़ क्या है। अगर फीमेल कॉज़ है या मेल कॉज़ है, मेल में क्या कॉज़ है। क्या फीमेल में भी ये कॉज होता है जो आपने बताया अभी? फीमेल में इसका जो वो होता है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होता है, हम्म, उसमें उनकी जो ओवेरियन वेन्स हैं वो गुच्छे बन जाते हैं, फूल जाती हैं, उससे दर्द होता है उनको। इनफर्टिलिटी तो नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। पेल्विक पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, उसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि दवाइयों से ठीक, मतलब टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, फिर हो जाता है। परमानेंट रिलीफ चाहिए तो हाँ, आपके पास आए। उसमें हम लोग कर सकते हैं पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में। ओवेरियन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है, ओवेरियन वेन एम्बोलाइजेशन, सॉरी। अच्छा, चंदन हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? आप चंदन हॉस्पिटल से भी हैं। चंदन हॉस्पिटल में हमारे पास सेपरेट कैथ लैब है, आईआर की, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की, जो कि लेटेस्ट है। और हमारे पास एक बढ़िया टीम है। मैं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह हैं, और और भी हमारे पास काफ़ी सारा स्टाफ है इससे रिलेटेड। और हमारे पास सारे पैनल्स हैं, गवर्नमेंट पैनल्स, इंश्योरेंस, आयुष्मान, सारा कुछ है। कोई भी अच्छा, क्या आपके हॉस्पिटल में कोई रिसर्च और टेक्नोलॉजी को लेके कोई नया काम करे गए हो? बेसिकली हम लोग ने डीएनबी कोर्स स्टार्ट किया है। अब जो बच्चे आ रहे हैं, रेडियोलॉजी में डीएनबी हो रही है, बच्चे अपनी थीसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके अपने सेपरेट टॉपिक्स हैं, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमारे जो भी नॉलेज है हमारे पास, उसको हम आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएँ। अच्छा सर, 30 सेकंड में कोई 5 ऐसे मेथड, यानी जो 5 ऐसे डाउट्स लोगों को रहते हैं, उनको तोड़िए। एक तो ये है कि अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। ऐसा ये ज़रूरी कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी है। नहीं कंपलसरी है? नहीं, तो सर अगर होल गॉल एब्डोमेन में तो कंपलसरी अगर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर देखना है स्पेशली तब कंपलसरी है, नहीं तो नहीं कंपलसरी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। अगर किडनी के लिए अल्ट्रासाउंड कराना है, या हम्म, जो है लिवर के लिए कराना है, तो नहीं कंपलसरी है। गॉल किडनी ब्लैडर, और लीवर के लिए कंपलसरी हाँ, नहीं? गॉल ब्लैडर के लिए कंपलसरी है। तो और कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। पेशेंट हैं, उनको पेनकेटाइटिस हो रखी है, हम्म, या कोई और बीमारी ऐसी है जिसमें पेन हो रहा है उन्हें बहुत, और वो बेचारे लाइन में वो बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए पानी पी रहे हैं, या खाली पेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है हम कराएं, जबकि उनका अल्ट्रासाउंड तुरंत ही हो अच्छा, जाना होल चाहिए। एब्डोमेन में गॉल ब्लैडर भी तो देखा जाता होगा? होल एब्डोमेन में देखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम होल एब्डोमेन तो कराते हैं, लेकिन हमारा मकसद मोटिव होता वो नहीं है, रहता। मोटिव वो नहीं रहता कि हम गॉल ब्लैडर पर फोकस करें।
जैसे किसी का गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है और वो भी खाली पेट आ रहा है, एक तो ये हो गया कि पानी कंपलसरी नहीं है, दूसरा एक ये हो गया। दूसरा है कि आपको यूरिन का प्रेशर होना चाहिए हर अल्ट्रासाउंड में, ये भी कंपलसरी नहीं है। ऐसा ये भी कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ किडनी का अल्ट्रासाउंड है या ब्लैडर का है या प्रोस्टेट का है, उसमें होना चाहिए। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है, मैं यूजुअली रेडियोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ। नहीं रेडियोलॉजिस्ट से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि रेडियोलॉजी में जाके लोग पहले कराते हैं ना, अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी हो गया, एमआरआई हो गया। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है कि जैसे एमआरआई जो है, अगर कोई भी मेटल इम्प्लांट बॉडी में लगा हुआ है तो एमआरआई नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि अच्छा। बहुत सारे मेटल एमआरआई कॉम्पेटिबल इम्प्लांट होते हैं जिसमें आप एमआरआई करा सकते हैं, और इम्प्लांट पुराना है, जैसे स्टेंट 6 महीने पुराना है तो वो फिक्स हो जाता है उसमें, तो उसमें आप एमआरआई करा सकते हैं। चौथा है कि भैया होल बॉडी एमआरआई आपने करा ली तो आपको सबसे बढ़िया जांच वही है, होल बॉडी एमआरआई करा लो, जो भी होगा पूरी पता चल जाएगा पूरी बॉडी में कहाँ पे क्या है। हाँ, पूरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन मैं बताऊं कि जब होल बॉडी कोई कराता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर पार्ट के कम कम सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी कवर करना है। तो उसमें कई बार हो सकता है कि कोई बीमारी मिस हो जाए, इसलिए जब भी एमआरआई कराएं तो पहले डॉक्टर से सलाह लें तब कराएं, और स्पेसिफिक पार्ट का कराएं। और पांचवा ऑप्स में बता दीजिए अच्छा कुछ आप। ऑप्स में हाँ, ऑप्स में ये है कि लोगों को ये लगता है कि जो अल्ट्रासाउंड है उससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चा जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड बट रेडिएशन होता है, रेडिएशन फ्री है। अल्ट्रासाउंड रेडिएशन फ्री। एक्सरे में रेडिएशन होता है। हाँ, मैं जो है एक्सरे और सीटी में रेडिएशन होता है, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है। एमआरआई में भी रेडिएशन नहीं नहीं, एमआरआई में रेडिएशन नहीं है। तो मतलब ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना जितनी बार भी चाहे अल्ट्रासाउंड करा सकती है डॉक्टर साहब के हिसाब से। हाँ, अल्ट्रासाउंड आप कितनी बार भी करा सकते हैं। अच्छा, ये सच में लोगों को नहीं पता था। लोगों को घर में रहता नहीं कि भाई आपने 5 अल्ट्रासाउंड करा दिए, 6 अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड की वजह से ये दिक्कत हो गई या वो दिक्कत हो गई, लेकिन ये गलत है पूरी तरीके से, मिथक है। 1 मिनट में आप सबसे आम हेल्थ मिथक बताइए जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड ना, हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल है। एक्सरसाइज तो आपका हर तरीके का दर्द जो है वो एक्सरसाइज से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार आपको रेस्ट करना होती है कई सारे दर्द के लिए। मान लिया मसल पुल हो गया, मसल स्पाज्म हो गया, तो उसमें रेस्ट से आराम मिलेगी, एक्सरसाइज से। बहुत लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करा लो सही हो जाएगा। एक दूसरा है कि एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे, ऐसा नहीं है। ये भी मतलब स्लोगन ही है खाली। ये स्लोगन है। बट मतलब इससे जनरल सेंस निकाल सकते हैं कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हेल्दी डाइट लें तो आप को शायद हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बट ऐसा नहीं कि आप डेली एक एप्पल खा लें तो आप जो है पहलवान बन गए। ये पॉसिबल नहीं है। और हेयर फॉल पे बता दीजिए। हेयर फॉल पे हेयर फॉल पे क्या है कि हाँ, शायद आज की जनरेशन हेयर फॉल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूज रहती है ना। लोग समझते हैं जैसे एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन से हेयर फॉल हो जाते हैं आपके न्यूट्रिशन निकल जाते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ होता क्या है, स्पर्म पे फर्क पड़ता है मास्टरबेशन से? नहीं। फीमेल्स को लेके कुछ? फीमेल्स को लेकर ये है कि लोग समझते हैं कि जैसे स्पेशली फीमेल्स को जो पेनिस का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। स्पेशली जो ऑनलाइन मूवीज़ और ये सब देखते हैं जो यूथ, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि हमारा तो ये ड्यूरेशन नहीं रहता है या ये साइज़ नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये भी मिसकंसेप्शन है। मेन इसमें फोर प्ले, आफ्टर प्ले, इन सब चीज़ का ज़्यादा रोल रहता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं रहता कि आपका पेनिस का साइज़ बड़ा है या छोटा है उससे कोई फीमेल को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब मिथ हैं पूरी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और भी रहती है सर, आजकल लोग कहते हैं कि दारू हर एक चीज़ की दवा है, तो ये भी एक मिथ है। ये भी मिथ है। और मैं बताऊं कि दारू है, सिगरेट है, ये चीज़ें आपको इनिशियली ऐसा फील देंगी कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बट ये रिबाउंड आपको उसमें ले जाती हैं, डिप्रेशन में।
नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि भैया तुम्हें जुकाम बुखार है तो भाई रेड वाइन ले लो, गर्म रहती है, रम पी लो, पूरा जुकाम बह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं ये है। सब फेक चीज़ें नहीं, हैं। फेक चीज़ है। अच्छा सर, 1 मिनट में कोई एक ऐसी बीमारी जो बिना आप मेडिकल टर्म के समझा सकते हो और सबसे ज़्यादा होती हो? आई थिंक मुझे लग रहा है गायनी में यूट्रस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। हाँ, और कई यूट्रस। बार यूट्रस के ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं कि हो सकता है कि वो मेडिसिन से कवर हो सकते हो, लेकिन यूट्रस निकाल दिए जाते हैं। हाँ, यूट्रस में सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम लोग फीमेल्स अक्सर कहती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार सफ़ेद पानी नॉर्मल भी होता है, वो डिस्चार्ज होता है, वो लुब्रिकेंट होता है, और कई बार इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। उसके लिए यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं बताऊं आपको एक अपने करियर से रिलेटेड इस चीज़ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं कि मैं जब वहाँ रांची से डीएमआरडी कर रहा था, तो वहाँ अक्सर यंग फीमेल्स आती थी 20 to 30 एज की, उनके यूट्रस ओवरी नहीं होते थे। नहीं होते थे? नहीं होते थे, तो उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि जो है हमने सेट निकलवा दिया हो। वहाँ पे सेट बोलते हैं, यूट्रस और ओवरी मिला के जो है ना उसको सेट कहते हैं। सेट निकलवा दिया, तो क्यों आगे निकलवा फिर दिया? प्रेगनेंसी में उन्हें दिक्कत होगी? हाँ, प्रेगनेंसी में सेट निकलवा दिया, क्यों निकलवा दिया? बोले कि वो सफ़ेद पानी की शिकायत थी। असल में क्या था कि वहाँ पर जो क्वैक होते थे, तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि बस यूट्रस निकाल दो, हिस्टेक्टोमी कर दो। ओह, हर चीज़ का, कोई भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हिस्टेक्टोमी कर दो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप यूट्रस कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं निकाल सकता, 2 गायनिकोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। अच्छा, अभी लेकिन अभी भी आम लोग कर देते हैं? अभी भी करते हैं, लेकिन छोटे शहरों में या इंटीरियर में। लेकिन अब हमारे पास यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें बढ़ गए हैं केसेस, जिसमें हम लोग तो निकालते नहीं हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो पेशेंट रेफरल बढ़ गया है। अच्छा, कुछ चीज़ें और होती हैं सर, जैसे हाइट बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं जो इंटरनेट पे पूछे जाते हैं, या फिर हो गया कि मेरे फेस पे पिंपल आ गए, उनको कैसे सही करा जाएगा, या पेट कम करने के क्या तरीके हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कॉमन सवाल है ये। हाइट बढ़ाने का तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हाइट बढ़ती है, बोन्स की जो ग्रोथ होती है, वो या तो कंप्रेशन से होती है या खिंचाव से होती है। तो जो बच्चे स्पेशली जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा जंपिंग होती है, उसमें बच्चों की हाइट ज़्यादा बढ़ती है। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो भी आपकी ग्रोइंग एज है बोन्स की, तब तक मतलब 18-20 साल तक अगर बच्चा जो है वो एक्टिव है स्पोर्ट्स में, तो उसकी हाइट बढ़ेगी। दूसरा है जेनेटिक, सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक है। अगर माँ बाप की हाइट कम है, तो बच्चे की हाइट कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। ओके। तीसरा है बच्चा जो है फिट और हेल्दी रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट अपनी नॉर्मल जो भी उसकी हाइट होगी पहुँचेगी, स्टंट नहीं होगा। तो ये जो तमाम तरीके के प्रोटीन मार्केट में बिकते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है? नहीं, हाइट बढ़ाने की दवा लीजिए, 7 दिन में असर देखिए। नहीं, बच्चे के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन दूध का है, मिल्क है, एग है। ओके। ये सब बहुत कैल्शियम रहेगा तो? कैल्शियम रहेगा उसमें, प्रोटीन भी रहेगा, हाइट बढ़ेगी। और हाँ, धूप में ज़रूर बच्चा निकले। विटामिन डी जरूर चाहिए। विटामिन डी के लिए आजकल फ्लैट्स का सिस्टम है, कल्चर है, तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है। और जो विटामिन डी की टैबलेट्स ले लेते हैं, क्या वो सही है? विटामिन डी लिया जा सकता है अगर डॉक्टर धूप की में नहीं सलाह निकल पर। पा रहे हैं तो टैबलेट अपना यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा, आरओ कल्चर। आरओ कल्चर है कि जो आरओ वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं, हम्म उसमें क्या है वो मिनरल डेफिशिएंट होता है कई बार। हम्म, मतलब मिनरल्स नहीं होंगे। हट ही जाते हैं पूरी तरीके से। भाई बोन्स में क्या है आपके, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सारे मिनरल्स हैं ना। हम्म। तो अगर मिनरल डेफिशिएंट पानी पियेंगे तो जाहिर सी बात है हाइट नहीं बढ़ेगी बच्चों की। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी रहती है ना कि कहते हैं कि अगर आरओ का पानी नहीं पीजिए तो फिर पथरी होने लगती है, ये सब आरओ प्रॉब्लम भी का आती है। पानी नहीं पीने से, हाँ, मतलब नॉर्मल पानी आप पीजिए तो कैल्शियम जमा होता चला जाता है, फिर पथरी होने लगती है। हाँ, ये मिसकंसेप्शन है। हम्म यूजुअली अगर आप का ग्राउंड वाटर क्लीन है, सबमर्सिबल यूज़ कर लगा हुआ है, उसकी पानी की क्वालिटी अच्छी है, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग आरओ वाटर। ये सब मार्केटिंग गिमिक हैं। आप अच्छा, मतलब जो घर का पानी जो फिर सर ये टीडीएस का फिर खेल क्या है? क्या टीडीएस बढ़ा हुआ है, टीडीएस कम है, टीडीएस ज़्यादा है? टीडीएस की एक रेंज है, उतनी टीडीएस यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिनिमम टीडीएस पे ही है। इसीलिए टीडीएस जो नॉर्मली आरओ की आजकल आ रही है, वो जो रिक्वायर्ड बॉडी की है उससे भी कम है।
तो मिनरल डेफिशिएंट इसीलिए आप देखिए कि ओल्ड एज में कितना फ्रैक्चर हो रहे हैं। पहले की ज़माने में लोग फिट रहते थे ज़्यादा, हड्डी वड्डी नहीं टूटती थी, आजकल बहुत जल्दी टूट रही है। ओके, ये प्रॉब्लम है सच में। कैल्शियम डेफिशिएंट है बोन्स, मिनरल डेफिशिएंट। या तो फिर आप सप्लीमेंट साथ में फिर लेते रहिए। हाँ, या तो सप्लीमेंट लीजिए। अच्छा, सप्लीमेंट से एक और क्वेश्चन भी है, जो जिम में लोग जाते हैं प्रोटीन लेते हैं, हाँ, जैसे प्री वर्कआउट लेते हैं, आफ्टर वर्कआउट लेते हैं, तो ये क्या मतलब फ़ायदेमंद रहता है कि नहीं? प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स नहीं लेना है। वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, स्टेरॉइड्स नुकसान करते वो भी आजकल लोग लेते हैं ना। हैं। और प्रोटीन भी अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। बहुत ज़्यादा एक्सेस, लेकिन प्रोटीन जो है वो किडनी पे फिर किडनी को यूरिया और अमोनिया जो भी प्रोटीन के बाई प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो साइकिल है, तो वो तो किडनी को एक्सक्रीट करना है ना, किडनी खराब हो नहीं, जाती एक्चुअली लोग जाते हैं ना, पेट का मोटापा जब बढ़ जाता है तब लोग जिम जाना शुरू करते हैं। तो मोटापे को कैसे रोका जाए बिना जिम जाए, आपके पास कुछ इसका जवाब है? बात है इसका जो है डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप ऑयली फूड्स और जो इस तरह के हाई कैलोरी फूड्स हैं उसको अवॉइड करिए। आप अपना कैलकुलेट करिए बॉडी चार्ट, बॉडी वेट के हिसाब से, कितना एज के हिसाब से, हाइट के BMI हिसाब निकालिए से, पहले। कि कितना आपको कैलोरी चाहिए उसके हिसाब से। दूसरा है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका फैट लॉस होता है। मतलब ये भी दो टाइप की होती है, मतलब कैसे, डे में रखना चाहिए कि नाइट में रखना चाहिए? फास्टिंग फास्टिंग तो डे का ही ज़्यादा डे का इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि दिन में ही ज़्यादा आदमी। ये कुछ लोग बोलते हैं कि 7 बजे के बाद भाई कुछ नहीं खाना है, 7 बजे से फिर लेके फिर अगले दिन आप 7-8 बजे खाइए। दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं, दोनों ही इफेक्टिव दोनों है। इफ़ेक्टिव हैं, और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वीक में कम से कम 1 या 2 बार तो एटलीस्ट फास्ट आदमी रख ले। लेकिन ये था ना, जब हम लोग गांव में रहते थे तब ये सब प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप शाहजहाँपुर के हैं, तो शाहजहाँपुर में भी अगर देखिए अभी भी जो लोग रूरल से जुड़े हुए हैं उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो बीमारी है, पेट निकलना हो गया, पिंपल्स आना हो गया, कहते हैं शहर की बीमारी है, आपको लग गई है, हवा नहीं मिल पा रही है शहर में एक्सरसाइज कम, आप कम दूर चलते हैं। आप जैसे इवन आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा हो, आप देखिए आपको ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे, आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न आउट हो जाएगी। अच्छा, स्टेप्स का खेल होता है कि दिन में 10,000 कदम चलने चाहिए, कंपलसरी ज़रूरी है क्या? 10,000 ज़रूरी नहीं है, और सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट हाँ 5 to 10,000 अगर कर लेता है आदमी तो इट्स गुड, हेल्दी रह सकता है। हेल्दी रह सकता है। 10,000 पे वेट लॉस होने लगता है एक्चुअली। अच्छा, वेट लॉस होने लगता है। 10,000 स्टेप्स पे हम्म, वेट लॉस होने लगता है। मतलब मोस्टली जो लोग जिस हिसाब से एवरेज इंडियन खाता है उसके हिसाब से, कैलोरी इनटेक के हिसाब से 10,000 पे वेट लॉस होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें रहती हैं सर, डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट, ये सबसे ज़्यादा चलता है। क्या गर्म पानी पीने से फैट पिघलता है? नहीं लेकिन लोग रहते ना, सुबह नींबू डाल के और गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं, उससे कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं, देखिए जब भी आप पानी पीते हैं, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म, वो आपका जो स्टमक का टेम्परेचर है, स्टमक के टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या मोबाइल रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर होता है? नहीं, ये भी मतलब फेक ही है। अच्छा, क्या आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है और डॉक्टर इसे छुपाते हैं? एलोपैथ में नहीं है, किसी भी उसमें हर बीमारी का इलाज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी शादी में गए हुए हैं, लोग फ्री में कंसल्टेशन मांगने लगते हैं, ऐसा हुआ है कभी? बात कंसल्टेशन तो दूसरी चीज़ हो गई, लोग अपने बारे में बताने लगते हैं अपनी पूरी कहानी, इसीलिए हम लोग जो है सबसे लास्ट में जाते हैं। जब शादी मतलब आखिरी पड़ाव पर होती तो मेहमान पूरे निकल जाते फिर। सबसे लास्ट में जाते हैं, क्योंकि दिमाग भी थक जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कंसल्टेशन देने, देखिए डॉक्टर जब अपने चेम्बर में कंसल्टेशन देता है तो माइंड वैसा लगता है। तो उसका माइंड फोकस्ड रहता है। अब आप चलते चलते अगर किसी से पूछेंगे, गाड़ी में बैठा हुआ है, वो जा रहा है कहीं, पूछेंगे डॉक्टर साहब ये परेशानी हो गई है, दवाई बता दीजिए, तो ना आपसे सही से और समझ बाद में फिर कहेंगे डॉक्टर साहब की दवा फ़ायदा नहीं करी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फैमिली के लोग आपसे डरने लगते हो कि कौन सा चेकअप करा दे? फैमिली के लोग सबसे ज़्यादा, साइकेट्रिस्ट जो ब्रांच है साइकेट्री, उसमें लोग ज़्यादा डरते हैं कि कुछ भी चेक कर सकता है।
अच्छा, किसी दोस्त ने आपको रात को 2 बजे कॉल करी हो कि भाई बुखार की दवा यार बता दो क्या खानी है, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? लोग असल में क्या है ना, लोग देखिए दवा से ज़्यादा ना डॉक्टर से बात करके आदमी को आराम मिल जाता है। कई बार मुझे ये लगता है, इसलिए भी लोग पूछते हैं। दे आर नॉट बॉदर कि आप क्या दवा बता रहे हैं, वो बस ये चाहते हैं कि आप उनका सुन लें कि उनको ये परेशानी है, वो ये दवा खा रहे हैं और आपने कह दिया हाँ ठीक है, ठीक हो जाओगे, तो बस इतना काफ़ी है उनके लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, क्या एमआरआई स्कैन में मैग्नेट होते हैं? जैसे मैग्नेट हम लोग बचपन में यूज़ करते थे वैसे तो नहीं होते। नहीं होता है ना, जैसे आपने भी बताया कि मैग्नेट अगर आपके अंदर कुछ मेटल का लगा हुआ तो एमआरआई कराने में रिस्क रहता है। उसमें हीलियम गैस होती है, वो सर्कुलेट की जाती है पाइप्स में, और इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट किया जाता है, जिससे वो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। मैग्नेट्स नहीं होते बट वो फील्ड होती है मैग्नेटिक, जनरेट और करी वो जाती है। इतनी स्ट्रांग फील्ड होती है कि उससे डेथ भी हो सकती है किसी की। अगर कोई मान लिया एक कॉइन अगर आप ले गए एमआरआई रूम में, और वो कॉइन इतनी फोर्स से जाके हिट करेगा कि उससे डेथ हो सकती है। अच्छा, मतलब मतलब मोर अगर देन बुलेट। ओके, अगर एमआरआई में अगर आपके पास मेटल का कॉइन भी है, उससे भी डेथ हो अगर वो सकती लग गया किसी के, जब वो कॉइन फ्लाई करेगा और वो लग गया किसी के, तो वो जस्ट लाइक अ बुलेट असर करेगा। फोर्स बहुत होती है उसमें। है। ये वो 3 पूरा टेस्ला राउंड मतलब, करती होगी। हाँ 3 टेस्ला। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मतलब एक बार मैं मैक्स साकेत में था, मेरी नाइट ड्यूटी थी, रेडियोलॉजी रूम में बैठा था मैं। तो क्या हुआ कि एक नया नया ना अटेंडेंट आया था, जो अटेंडेंट होते पेशेंट को उठाते हैं और लिटाते हैं। तो वो ना जैकेट पहना था, ठंड का टाइम था, उसमें कुछ मेटल वेटल होगा उसकी जैकेट में। तो फर्स्ट टाइम आया था हमारा रूम में, तो उसकी जैकेट ना जैसे ही वो अंदर आया तो फील्ड की वजह से वो ऐसे हो गई उसकी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो डर गया होगा। वो डर के मारे भागा वहां से निकल के, सीधे बाहर रुका जाके हॉस्पिटल। कह रहा अंदर कुछ होगा। उसको लगा भूत भूत आ गया। अच्छा, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हर साल लोगों को कराना चाहिए? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हर साल लोगों को कराना चाहिए? मतलब कहते हैं कि भाई आप लीवर का करा लीजिए, या आप किडनी का करा लीजिए, या सीबीसी करा लीजिए, कुछ ऐसा होता होगा ना कि हर साल करा लो आप, ज़रूरी रहता है। या एक अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया, या हार्ट का कुछ करा लिया। 40 साल तक कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं। सब मार्केटिंग गिमिक है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, जो आप रेगुलर चेकअप कराइए। अगर आप फिट हैं तो आपको कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। 40 के बाद आप करा सकते हैं। उसमें भी ना लिमिटेड टेस्ट हैं, जैसे सीबीसी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, और ये रूटीन टेस्ट कॉमन है। सब मेल्स हैं तो पीएसए वगैरह करा लिया, फीमेल मेल स्पेसिफिक हो जाते हैं टेस्ट कुछ। तो ये लिमिटेड टेस्ट हैं, मतलब एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करा लिया। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बेकार और महंगा है? होल बॉडी एमआरआई। होल बॉडी एमआरआई एमआरआई कोई मतलब नहीं उसका है? कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब पूरा पूरा उसमें आता नहीं है और लोग करा लेते हैं कि होल बॉडी एमआरआई उससे आपको ना फॉल्स फीलिंग आती है कि अगर वो नॉर्मल आ गया तो आपको कोई बीमारी है नहीं। ना उसकी ट्रू वैल्यू है ना फॉल्स वैल्यू है। किसी भी टेस्ट की ना 2 वैल्यूज होती हैं कि भाई अगर वो नेगेटिव है तो उसकी किसी टेस्ट की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी टेस्ट की पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मैं बताऊँ आपको, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है। आजकल आपने देखा होगा कि यंग मेल्स में, यंग लोगों में सडन हार्ट डेथ हो जा रही है कि अचानक से बैठे हुए थे बाथरूम में या कहीं पर और हार्ट अटैक पड़ा और डेथ हो गई। उसके लिए 40 के बाद ना लोग सीटी कोरोनरी एंजियो करा सकते हैं। तो उसकी नेगेटिव वैल्यू बहुत है कि अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरीज नॉर्मल है। अगर सर आपको एक दिन का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या फैसले लेंगे? सबसे पहले तो मैं हेल्थ एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बंद करूँगा। रीजन बंद करने का? उसका रीज़न ये है कि हेल्थ एजुकेशन ट्रीटमेंट को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। इसके पीछे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि किसी ने अपने 4 से 5 करोड़ रुपए लगाए डॉक्टर बनने के लिए,
और वो डॉक्टर बना, तो वो चाहेगा कि उसके जो भी पैसे हैं वो रिकवर हों जितनी जल्दी हो सके। हम्म। तो उसमें क्या होगा कि अनएथिकल प्रैक्टिस होगी, कि कहीं पर आपको नहीं करना है प्रोसीजर, कहीं ऑपरेशन नहीं करना है, आपको पता है कि इसमें आपका नुकसान है, पर आपने मान लिया प्रोसीजर है उसमें आपके 50,000 रुपये आपके करेंगे तो फीस आएगी, आपका हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा, आपको नहीं करने से, लेकिन पेशेंट के लिए वो नहीं करना ज़्यादा बेटर है। तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बायस हो जाएंगे, आप उस तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, और वो अल्टीमेटली पेशेंट के लिए या इन जनरल पूरी पॉपुलेशन के लिए गलत है। हार्मफुल होगा। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक वो है, साइड इफ़ेक्ट है। गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, या उन्होंने सीटें अपने खुद से नहीं बढ़ा पाए पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से, तो उन्होंने अलाउ कर दिया प्राइवेट एजुकेशन के हिसाब से कि वो हो जाए, इसलिए। और दूसरा जो मैं फ़ैसला लूँगा वो मैं ये लूँगा कि जो ट्रीटमेंट है वो सबका इंश्योर्ड हो। आयुष्मान योजना बहुत अच्छी है, मैं बहुत तारीफ़ करूँगा गवर्नमेंट की। तो ऐसा होना चाहिए कि वो सबके लिए होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी वो बिना ट्रीटमेंट के ना उसकी डेथ हो, ना मरे। मतलब सबको इलाज मिलना चाहिए। उससे क्या है कि ना आपका सेटिस्फैक्शन, फैमिली का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। कई बार डेथ हो जाती है किसी की, लेकिन लोगों में ये लाइफ लॉन्ग वो रह जाता है कि यार हमारे पास अगर पैसे होते तो हमने इलाज करा लिया होता या अगर हमारा इलाज हो गया होता तो हमारा मरीज़ बच गया होता। तो ये दो चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया चीज़ सर, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। लोग कर नहीं पाते ये चीज़, सही कह रहे हैं। कई बार रहता है कि भाई थोड़ा सा अगर फैमिली उस समय वेल सही है, बाद में अगर बिगड़ गई तो उसका आयुष्मान कार्ड ही नहीं, तो फिर वो करा नहीं पाता है। ये दिक्कत तो रहती है। ये आयुष्मान की वजह से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत लोग करा पा रहे हैं इलाज। कुछ रैपिड फायर हैं, उसमें आपको हाँ या ना के जवाब देने हैं। भारत में हेल्थ केयर महंगा है? मतलब कंपेयर टू अगर आप अदर कंट्रीज करेंगे तो सस्ता है, ओके। लेकिन इंडिया में बहुत सारे गरीब बट गरीबी ज़्यादा है। इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, हाँ, तो बहुत लोगों के लिए वो जो सस्ती चीज़ भी अफोर्डेबल नहीं है। मतलब हर चीज़ का जो वैल्यूएशन है वो लोगों के पॉकेट के हिसाब से होती है। जैसे अगर लोगों की कोविड के बाद से ना लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, तो जो ट्रीटमेंट्स हैं ना लोगों को महंगे लगने लगे। पैसे ही नहीं थे, जब कोविड के टाइम तो लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, लोग इलाज ही नहीं करा पा रहे थे, सही बताऊँ तो। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो इंडिया में वन ऑफ द सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। तो ना कहा जाए इसे। हाँ ओके। क्या मेडिकल एजुकेशन का स्तर गिर रहा, हाँ या ना? हाँ, गिर रहा आपके हिसाब से? रीज़न? वन ऑफ द रीज़न यही है, प्राइवेटाइजेशन का। ओके। प्राइवेटाइजेशन। दूसरा रीज़न ये है कि जो बच्चे हैं ना उनमें भी अब पेशेंस नहीं है। क्या डॉक्टर भी कभी गूगल पे सर्च करता है हाँ हेल्थ के बारे करते में? हैं, हम लोग करते हैं। अच्छा, आप लोग करते हैं। कई अगर एक दिन के लिए बॉलीवुड मूवी में डॉक्टर बनना हो तो आप कौन सी फिल्म का रोल करेंगे? बॉलीवुड मूवी में डॉक्टर बनना हम्म, ऐसे तो मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई अच्छा था, मुन्ना भाई बढ़िया। अगर एक बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना हो तो कौन सी बीमारी? टीबी। टीबी? हाँ, रीजन सर? मतलब टीबी क्या कैंसर से भी ज़्यादा घातक है? टीबी कैंसर से भी ज़्यादा घातक है, और टीबी जो है पुरातत्व काल से है। इजिप्ट की ममीज तक में टीबी के बैक्टीरिया हैं। अच्छा, इजिप्ट की जो मम्मियाँ थी उनमें भी टीबी के बैक्टीरिया थे? बैक्टीरिया पाए, लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, टीबी की दवा खाने से कंट्रोल होती है टीबी? मतलब कि ख़त्म होती है क्या? ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है टीबी? बहुत अच्छी दवा आ गई है, ठीक हो जाती है। ओके। बट ये है कि कांस्टेंट, मतलब उसका पूरा कोर्स करना होता है। अच्छा सर, आपकी लाइफ एएमयू में थी, तो एएमयू की लाइफ के बारे में बताइए, कैसी लाइफ रहती थी एमबीबीएस? क्योंकि सबसे ज़्यादा मौज मस्ती इंसान जो करता है ये एमबीबीएस की लाइफ में करता है। तो कुछ ऐसे किस्से हों जो बहुत यादगार रहे हों, और खासकर एएमयू तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। मैं बताऊं कि मैंने जब एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में रैगिंग हुई? रैगिंग हुई। अच्छा, हुई थी। क्योंकि मेरा जो बैच था ना 2006 बैच था, अच्छा। और रैगिंग बंद हुई है 2007 में। ओके। तो हमने रैगिंग दी है लेकिन ली नहीं है।
अच्छा, दे कर आए लेकिन लेकर नहीं आए। क्योंकि अगले साल बंद हो गई। हम्म। और मतलब अलीगढ़ में तो बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट ईयर में जो है कि हम लोग एक बार क्या हुआ कि फिल्म देखने का चस्का लगा यूनिवर्सिटी में। भाई हर हफ्ते चले जाते थे, हर हफ्ते चले अच्छा, जाते हर हफ्ते जाते थे हाँ, फिल्म तो देखने? फिर जब देखने जाते थे वहाँ है ना ग्रैंड सुजीत था एक लॉन, वहाँ जाते थे। एक बार ग्रैंड सुजीत। ग्रैंड सुजीत ओके। तो लोकल गार्जियन ने या किसी ने देख लिया था, घर पे शिकायत हो गई। फिर मैंने बंद बंद कर दिया। हॉस्टल से जुड़ा हुआ कोई किस्सा? हॉस्टल में रहते थे कि बाहर रहते थे आप? मैं हॉस्टल में ही रहता था। हॉस्टल में रहते थे। हाँ, हॉस्टल में रहता था। और हॉस्टल से जुड़ा हुआ किस्सा बताऊं तो हॉस्टल में जैसे हम लोग का ये था कि मतलब पास में हॉस्टल था। फर्स्ट क्लास हम लोग करते नहीं थे कभी। तो अच्छा, पहली क्लास बंक। पहली क्लास कभी नहीं करते थे। 8 से 9 वाली जो थी हमेशा बंक करते थे। और जब हम लोग उठते थे कैंटीन पे जाते थे तो उधर से बच्चे आ कभी रहे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रोफेसर आ गया और रूम में कि हाँ भाई कहाँ है डॉक्टर साहब, मिलने चल के? नहीं फर्स्ट ईयर में कभी ऐसा हुआ? नहीं, हॉस्टल में नहीं आते थे टीचर। अच्छा, कभी नहीं आते हाँ, एक किस्सा मुझे याद है कि एक हमारे साथ में एग्ज़ाम चल रहा था प्रोफेशनल। तो एक हमारे सीनियर थे, वो कई साल पुराने सीनियर थे, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, मतलब बैक उनकी लगी हुई थी, वो आगे निकल ही नहीं रही थी। तो उनको जो है एग्ज़ाम वाले दिन जो है जो प्रोफेसर थे टीचर, उन्होंने कहा कि अरे वो आया नहीं। तो फिर उनको बुलवाया गया रूम से। वो सो रहे थे कि भैया आ जाओ एग्ज़ाम दे दो। तो आगे जो है वो नहीं, फिर निकले वो कि नहीं निकले? हाँ निकल गए फाइनली। अच्छा, तो मतलब ये मान के चलिए 5.5 साल का एमबीबीएस था तो उन्होंने 10 साल में निकाला था। 10 साल में निकाल दिया। असल में क्या है डबल ना, एमबीबीएस कर लिया था। लोग ना हॉस्टल की लाइफ भी बड़ा पीसफुल है। जैसे अच्छा। हाँ बहुत पीसफुल है। मतलब कब उठना है, हॉस्टल में खाना आपको मिल रहा है, अगर आप सीनियर हैं तो रूम पे आ रहा है, अच्छा, स्वीट डिश आपको एक रसगुल्ला मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं। सीनियर के सब फायदे होते थे। तो ये सब चीज़ें थी उसमें। कभी कोई प्रोफेसर का कुछ ऐसा रहा हो कि कोई प्रोफेसर ने क्लास में खड़े होकर बहुत ढंग से लपेटा हो आपको? क्लास ही नहीं करते थे फिर उसकी। अच्छा, क्लास ही छोड़ देते थे? वहाँ पे ऐसा होता था ना कि कंबाइंड अटेंडेंस होती थी, तो अगर किसी ने ज़्यादा बुरा भला कह दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम से जाते ही नहीं थे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से जाते ही नहीं थे। मास बंक करते थे आप लोग? हाँ, एक साथ पूरा पूरा ग्रुप गए? एमबीबीएस तो नहीं करते थे, इलाइट ट्वेल्थ में करते थे, एमबीबीएस में नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ होता है ना बच्चे, जैसे आप लोग तो मास बंक का प्लान करें, फिर उसका उसमें एक दो बच्चे कुछ ऐसे होते थे वो चले जाते थे हाँ सीधा बन के। कुछ रहते होंगे ऐसे टारगेट? हम लोग तो बाहर से गए हुए थे अलीगढ़ में, लोकल होते थे, वो चले जाते थे कभी कभी। और लोकल के होने के कारण आप उनको कुछ बोल भी नहीं पाते होंगे। हाँ, हॉस्टल वाले थोड़े ज़्यादा मतलब मस्ती में रहते थे। जो लोकल होते थे वो तो उतनी मस्ती नहीं कर पाते थे। अच्छा सर, रेडियोलॉजी में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। अब तो आप देख लीजिए एआई हमें लगता है जैसे लोग बोल रहे हैं इसमें, तो एआई आने वाले समय में जो रेडियोलॉजी की जॉब है उसको भी ख़त्म कर रहा है। जैसे अगर आपको एक्सरे की रिपोर्टिंग करनी है तो एक्सरे आप डालिए, सारी रिपोर्टिंग करके दे देता है। एससीटी हो गया, एमआरआई हो गया, जो फिल्म बेस रहती है उसकी रिपोर्टिंग कर देगा। अल्ट्रासाउंड का कुछ पार्ट जो है वो छूटा रह जाएगा उससे। तो आपको लगता है ऐसी चीज़ें पॉसिबल होंगी क्या? देखिए एआई के आने से ये हो सकता है कि नंबर ऑफ रेडियोलॉजिस्ट जो आपको चाहिए रिपोर्टिंग के लिए वो आपको कम लेना पड़े, बट ये है कि रेडियोलॉजिस्ट की जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया सी टीम ने इन केस वंस अ वाइल गलत रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के हिसाब से गलत ऑपरेशन हो गया पेशेंट का, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में किसको पकड़ेंगे? एआई को तो आप नहीं पकड़ सकते। पकड़ेंगे तो रेडियोलॉजिस्ट को ही ना, जो वैलिडेट करेगा। यानी कि आपको रेडियोलॉजिस्ट तो चाहिए ही। ये हो सकता है कि जहाँ पे 4 रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे 2 की ज़रूरत रह जाए, ये हो सकता है। मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ कोई दिक्कत है? फिर रेडियोलॉजिस्ट की जॉब पे इसलिए भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि धीरे धीरे रेडियोलॉजी का रोल भी बढ़ता जा रहा है। मतलब
बहुत सारी चीज़ों में पहले जहाँ जहाँ पे नहीं सीटी स्कैन होता था अब हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग के लिए सीटी स्कैन लंग कैंसर की, कि हर साल लोगों में लो डोज सीटी स्कैन होता है लंग के लिए कि उनमें कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है, जिन लोगों में लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है उनके लिए, पहले नहीं थी। तो मतलब नंबर ऑफ स्कैन्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग जैसे रेडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा केसेस किसके आते हैं? जैसे आज की डेट में क्या हो गया कि कैंसर के केसेस में, कैंसर में भी रहता है ना कि किसके कैंसर के केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा इंडिया में अपने ओरल कैंसर के सबसे ज़्यादा ओरल केसेस हैं। कैंसर सबसे ज़्यादा ओरल है, कैंसर के और फिर और उसके बाद लंग कैंसर के हैं। लंग कैंसर, हाँ, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर के हैं, सर्वाइकल, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर कैंसर। के हैं। अच्छा सर, ये जो ब्रेस्ट कैंसर आप बता रहे हैं, इसका रीज़न क्या होता है, कॉज क्या होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है महिलाओं में? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कॉजेस हैं जो हम लोग को पढ़ाए गए, उसमें है कि जो फीमेल में लेस चाइल्ड बियरिंग मतलब बच्चे कम हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स कम करा रही हैं, ये भी एक रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तीसरा, अच्छा मान लीजिए कभी कभी ये भी होता है कि किसी का बेबी हुआ, ठीक है, उसने डे 1 से ही दूध नहीं पिया माँ का, या फीडिंग नहीं करी, तब उस केस में क्या होगा? डे 1 से नहीं की तो डे 2 पे कराइए। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने अगर स्टार्टिंग में नहीं करी वो बाद में नहीं करेगा, बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा। ओके ओके देर इज़ ओनली लैक ऑफ टेक्निक नहीं हम लोग को पता है। ओके ओके ओके, बट ये कराना ज़रूरी कराना रहता है। ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स यूजुअली इसलिए नहीं करा पाती हैं कि वो वर्किंग हैं या उनका लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से नहीं करते हैं। बट इससे कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होता है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग एक आपने बताया, और क्या क्या चीज़ें बताई? न्यूट्रिशन है, ओके ओबेसिटी है, मोटापा फीमेल्स में, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए। फिर जो पोल्यूशन है, ओके बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% पॉसिबल है अगर आपकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। तो ये कैसे पता करेंगे, सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स सिंपल है कि आपको डेली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। जितनी भी फीमेल्स हैं सोते टाइम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, उसमें आपको ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। वो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको उसका टेक्निक है वो आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको कोई भी ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो, आप तुरंत उसको दिखाएं अपने डॉक्टर को। अगर वो गांठ अल्ट्रासाउंड में आती है या एक्सरे में आती है और लगता है डॉक्टर को कि ये सस्पिशियस है, तो उसकी बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी के बाद कंफर्म होता है, फिर ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। अच्छा, क्या ड्रेस की वजह से भी होता है वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर? ड्रेस की वजह हाँ, नहीं, जैसे ड्रेस की वजह से नहीं, जैसे होता है कि जो ब्रा यूज़ करती हैं उसकी वजह से भी होता है क्या ब्रेस्ट कैंसर? ये मिथ है। नहीं मिलता है। ओके, रहता है कि नाइट में अगर आप ब्रा पहन के सो गए तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नहीं, ये मिथ है, इससे कोई बेस्ट ड्रेस से कोई वो नहीं है। अच्छा, जो नई जनरेशन आ रही है, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्ट्रेस मत लो लाइफ में, ठीक है, जो भी होना है वो होगा। और पहले MBBS 10 साल में निकले यार। हाँ, स्ट्रेस मत लो भैया, ठीक है। MBBS कंपटीशन निकालने का बहुत वो नहीं है। अगर नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, तब भी कूल रहो, चिल रहो। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरे अपने पर्सनल माइंड पे और बॉडी पे वर्क करो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा साथ देगा आपका। यही दो दोस्त हैं आपके जो आगे भी आपके काम आएंगे। बाकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ का सबका अपना अपना वो है। सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए हम लोगों को। लेकिन हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। स्ट्रेस लेके कुछ नहीं मिलना है। कभी कोई आपसे मिलना चाहता हो, कुछ प्रॉब्लम बताना चाहता हो, कोई पेशेंट हो आना चाहता हो, हाँ तो कहाँ मिल सकता है आपसे? बिल्कुल, मैं चंदन हॉस्पिटल में रहता हूँ 9 to 5 डेली, और उसके बाद इवनिंग में 6 to 8 मेरी क्लिनिक भी रहती है इंदिरा नगर में, टारगेट डायग्नोस्टिक्स के नाम से। टारगेट डायग्नोस्टिक के नाम से? टारगेट डायग्नोस्टिक्स। ओके ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप किसी ऐसे जो लोग देख रहे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
जितने भी पेशेंट्स हमारे स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जो अपनी उनका कैंसर नहीं ठीक हो सकता, वो पैलिएशन ट्रीटमेंट पे हैं, जिनकी लाइफ वो है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपना आप अकेले नहीं हैं, आपके तरह बहुत सारे लोग हैं और आपसे आपके डॉक्टर, जो आपकी फैमिली, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, जो भी फ़ाइट है कैंसर की वो मिल के लड़ी जाएगी, हम सब साथ में लड़ेंगे। आप अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो भी आपको करना है वो करिए, ये मेरा उनके लिए मैसेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। ठीक, और थैंक सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जानकारी थी जो लोगों के पास थी नहीं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं रहा। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट से लोगों को पता चलेगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी और कैसे इससे आगे बढ़ के हेल्थ बीमारियों को सही करा जा सकता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, और इस पॉडकास्ट का और जो भी इस पॉडकास्ट से जुड़े लोग हैं सबका, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी हमने आज डिस्कस किया है कि पहली बात तो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और इससे कैसे जटिल बीमारियों का जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे निपट सकते हैं बिना, बहुत सिंपल वे में, बिना चीरे बिना टाके के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, और धन्यवाद।